है कि अगर ईरान नहीं होगा तो सबसे उभर कर आने वाली कंट्री कोई होगी तो वो होगी इज़राइल। उसके खिलाफ कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर सकेगा। इज़राइल इसी मौके में बैठा है कि किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल निकल कर उभर कर निकले वो। इसी अपने कार्य को पूरा करते हुए उसने अमेरिका को इस सारे जाल का हिस्सा बनाया और अमेरिका को साथ में लिया कि हम ईरान पर हमला करते हैं, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वो सारे अपने साथ रहेंगी और अपने पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मामला यहाँ गलत पड़ गया जब उन्होंने सबसे पहले खामेनी को मारा। उन्होंने सोचा कि खामेनी को मारने के बाद में रेजिम चेंज हो जाएगी और ये 4 दिन में ये युद्ध अपन जीत लेंगे आराम से। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खामेनी ने जब पिछले बार जून में युद्ध हुआ था उस टाइम पे सबको अपनी जो IRGC की फोर्स थी उन सबको 30 गुटों में डिवाइड कर दिया, जिसे गुरेला वाली फोर्स कहते हैं। वो सब अलग अलग गुटों में, अब मारोगे किसे, किसके ऊपर युद्ध जीत जाओगे। वहाँ का सुप्रीम लीडर तो रहा नहीं। दूसरी गलती उन्होंने साथ में ये कर दी कि 150 बच्चों को एक साथ स्कूल पे बम गिराकर मार डाला। आज के जब न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि स्कूली बच्चों को अपना निशाना बनाया, तो इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने नहीं मारा। ये हो सकता है ईरान ने ही अपने पक्ष में सब कुछ करने के लिए उनको मारा हो, उन्हीं का वहाँ सेना बेस था। जब ये बात उनके लीडर में मतलब प्रेसिडेंट के समझ से बाहर निकल गई, तब वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को कंट्रोल करते हुए बोला कि अभी इस पर जांच चल रही है, अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ। और अमेरिका को सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम जीत ले पर ईरान में अपना कोई सैनिक मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सैनिकों की संख्या ज़्यादा बढ़ी तो विद्रोह अमेरिका में भी हो सकता है। रेजिम चेंज करने की बात ईरान की चल रही है, ये हो सकता है अमेरिका में भी। इसी बात को समझते हुए थोड़े अब कंट्रोल में आ रहे हैं और बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। इस मामले में इज़राइल ने सोचा था कि अपन कंट्रोल करके सबको एक साथ करके और ये जो मिडिल ईस्ट की जो सारी कंट्रीज़ है ये भी अपना साथ देंगी। जब इनके ऊपर ईरान से हमला होगा तो ये जवाब में हमला करेंगे, जिसका खामियाजा इन्होंने भुगत लिया है। US के जितने भी मिलिट्री के बेस थे वहाँ से मिडिल ईस्ट से ही हमला ईरान पे हुआ, तो उसने बदले में ईरान ने सारे मिडिल ईस्ट के जितने भी US के बेस थे उन सबको उड़ा डाला। बीच में बात निकल के आई कि ये सोचा कि नाटो कंट्रीज़ अपना साथ दे देंगी, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। मिडिल ईस्ट ने संयम बरत रखा है कि नहीं भाई, हम पे हाथ नहीं उठा रहा है, हम पे ये मिसाइलें नहीं चला रहा है, ये जितना नुकसान कर रहा है US का कर रहा है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, वो भी संयम बरत के बैठे हैं। इज़राइल की ये सारा मामला समझ के बाहर हो गया, क्योंकि इज़राइल ने सोचा था नाटो कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ है वो सब अपने पक्ष में होंगे और अपन एक साथ ईरान पे था बोलेंगे और रेजिम चेंज हो जाएगी वहाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका भी ऐसे ही माहौल चेंज करते रहता है, कभी बोलता है तेल के लिए हम लड़ रहे हैं, कभी बोलता है वहाँ के लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, कभी बोलते हैं रेजिम चेंज करना चाहते हैं, कभी क्या, ऐसे अनसंट जवाब दिए जा रहे हैं। उनके कंट्रोल में कुछ अभी बचा है नहीं। इज़राइल से अब ये हमले, जब ईरान पे एक जो पेट्रोल जो ऑयल डिपो हैं उन पे हमला किया गया इज़राइल के द्वारा ईरान में, बदले में ईरान ने इज़राइल के ही
जो ऑयल डिपो थे उन पे हमला कर दिया। अब ये इस वॉर को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, नेतन्याहू एक क्रिमिनल वॉर कर रहे हैं एक तरीके से। जिन संसाधनों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए उन संसाधनों को हानि पहुंचा रहे हैं, और वहाँ के 30 गांव को जहाँ से पानी जो समुद्र से खारे पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाकर गांव को सप्लाई होता था, उस पर हमला कर दिया इजराइल ने। बदले में ईरान ने भी हमला किया। ईरान इजराइल की रणनीति इसमें ये थी कि हम अगर ईरान के पेट्रोल ठिकानों पर जो उनके ऑयल रिजर्व है उन पे अगर हमला करेंगे तो बदले में वो हमला करेगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के ऑयल ठिकानों पर। तो सीधे मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वो सारे अपने पक्ष में आ जाएंगे, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री अभी तक उनके पक्ष में नहीं आए, और ईरान ने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री पे हमला नहीं किया, सीधा इजराइल पे ही हमला कर दिया।